हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हाँ जी, देखो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 है मार्जिनल कॉस्टिंग। चैप्टर नंबर 14 है आपके सिलेबस का। चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं एग्जाम का पीछे का पैटर्न देखूं तो शायद ही कोई ऐसा अटेम्प्ट हो जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो नॉर्मली आप इसमें से मैक्सिमम अगर मैं बात करूं 10 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कई बार एग्जाम में इस चैप्टर में से एक की बजाय 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कई बार 5 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन और 10 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो कई बार 15 मार्क्स तक की वेटेज का ये चैप्टर पूछा जा सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 10 नंबर से बड़ा क्वेश्चन नॉर्मली हमारे एग्जाम में नहीं आता। तो मैंने इसकी वेटेज 10 नंबर की लिखी है ऑन एन एवरेज बेसिस पे। देखो अब इश्यू ये आता है सबसे पहले, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में देखो सबसे पहले तो जो वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है मार्जिनल कॉस्ट। तो इश्यू ये आता है मार्जिनल कॉस्ट क्या है। मान लो आप जब 100 यूनिट बनाते हो तो आपकी टोटल कॉस्ट आती है से एग्जांपल ₹1000। जब आप 100 यूनिट बनाते हो तो आपकी टोटल कॉस्ट आती है ₹1000। और यही अगर मैं कहूं आप जब 101 यूनिट बनाते हो तो आपकी कॉस्ट आती है से एग्जांपल 1008। तो आपने जब एक यूनिट का प्रोडक्शन इंक्रीज किया, 100 के बाद जब आपने एक एडिशनल यूनिट बनाई 101 वाली, तो आपकी जो कॉस्ट है वो 1000 से बढ़ के 1008 हो गई। तो एक यूनिट इंक्रीज होने की वजह से आपकी ये जो 8 रुपए की कॉस्ट बढ़ गई, दैट कॉस्ट इज नॉन एज मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का सिंपल मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट, कि एक यूनिट का जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से हमारी टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज आता है दैट इज नॉन एज मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? इट इंडिकेट्स द एक्स्ट्रा कॉस्ट incurred due to increase in production by 1 unit। जब आप अपने प्रोडक्शन को एक यूनिट से इंक्रीज करते हो तो आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर होती है दैट इज नॉन एज मार्जिनल कॉस्ट। आप इसको इंक्रीज इन कॉस्ट भी बोल सकते हो, कि जब हम अपने प्रोडक्शन को एक यूनिट से इंक्रीज करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज होता है दैट इज नॉन एज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट है एडिशनल कॉस्ट। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग एक्चुअल में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एज ए टेक्निक यूज किया जाता है, एज ए मेथड यूज किया जाता है, एक तरीका है। किस चीज का तरीका है? मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? इट इज ए टेक्निक, इट इज ए टेक्निक इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पर्पस क्या है इस टेक्निक का, क्यों ये टेक्निक यूज की जाती है? तो इट इज ए टेक्निक इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग which is used for, 2 पर्पस है इसके। एक तो है डिसीजन मेकिंग, और दूसरा है टू इंडिकेट द रिलेशन। किस चीज का रिलेशन? किसके बीच में रिलेशन? इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन
कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, जिसको शॉर्ट में सीवीपी बोला जाता है। कॉस्ट मतलब सी, वॉल्यूम मतलब वी एंड प्रॉफिट मतलब पी, सीवीपी। इसकी वजह से जब मार्जिनल कॉस्टिंग को कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट के रिलेशन को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, तो इस मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक को सीवीपी एनालिसिस भी बोला जाता है। तो आप लिख सकते हो व्हेन मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूज्ड, किस लिए? टू इंडिकेट द रिलेशन, to indicate the relation between cost, volume and profit. It is also known as CVP analysis technique. सीवीपी एनालिसिस टेक्निक। ठीक है सर, ये तो समझ में आया कि मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक टेक्निक है। इस टेक्निक के दो यूज है, एक तो डिसीजन मेकिंग और दूसरा इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। जब दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज किया जाता है तो इसको सीवीपी एनालिसिस टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन थोड़ा डिटेल में बताओ कि किस तरीके से ये डिसीजन मेकिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, देखो मान लो आपकी एक फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री की कैपेसिटी है 20,000 यूनिट, आप इसमें बना सकते हो। आपकी एक फैक्ट्री है जिसकी कैपेसिटी है कि आप उस फैक्ट्री में 20,000 यूनिट एक महीने में से एग्जांपल बना सकते हो। लेकिन प्रेजेंटली अगर बात करें तो प्रेजेंटली आप इस फैक्ट्री में 15,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो। आपकी फैक्ट्री की कैपेसिटी है 20,000 यूनिट की, लेकिन प्रेजेंटली आप इसमें केवल 15,000 यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहे हो। इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि सर हमारी फैक्ट्री में 5,000 यूनिट अभी और बन सकती है, लेकिन अभी हम बना नहीं रहे। क्यों नहीं बना रहे होंगे? मार्केट में डिमांड नहीं है, मान लेते हैं, इस वजह से हम नहीं बना रहे। इसकी कहानी कुछ इस तरीके की है कि जब मैं इन यूनिट को बना रहा हूं तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आती है, से एग्जांपल ₹10। एक यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए आती है, और टोटल जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है वो है से एग्जांपल 30,000 रुपीज की। कहानी ये है कि मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें मैं 20,000 यूनिट अगर चाहूं तो बना सकता हूं, लेकिन मार्केट में डिमांड 15,000 यूनिट की ही होती है, जिसकी वजह से मैं 15,000 यूनिट ही बनाता हूं। एक यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपए पर यूनिट, और फिक्स्ड कॉस्ट टोटलिटी में मेरी आती है 30,000 की। ऐसी कुछ कहानी चल रही थी। अब देखो यहां पे अगर आप एनालाइज करोगे तो एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 10 रुपए की, 30,000 रुपए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, 15,000 यूनिट आप बना रहे थे तो 2 रुपए पर यूनिट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है। 30,000 रुपए आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, 15,000 यूनिट आप बना रहे थे तो एक यूनिट पे 2 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं यहां पे कि मेरी जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट है वो 12 रुपए पर यूनिट आ रही है, राइट? ये है मेरी एक सिचुएशन। प्रेजेंटली कहानी ये चल रही थी। अब एक कस्टमर आया, नया कस्टमर आया, नया ऑफर लेकर। नया कस्टमर आया एक नया ऑफर लेकर। क्या ऑफर लेकर आया? कस्टमर कहता है कि वो आपसे 5,000 यूनिट खरीदना चाहता है। एक कस्टमर आया आपके पास जो कहता है
कि मैं आप जो प्रोडक्शन करते हो उसकी 5000 यूनिट खरीदना चाहता हूं। ये जो 15000 यूनिट है ये मार्केट में नॉर्मल डिमांड है जो होगी ही होगी, आप ये मान के चलो। एक नया कस्टमर आया जो 5000 यूनिट आपसे एक्स्ट्रा खरीदना चाह रहा है। अब आप सबसे पहले तो ये देखोगे कि क्या मैं ये 5000 यूनिट बना सकता हूं कि नहीं बना सकता। देखो आपकी कैपेसिटी 20000 यूनिट की थी, आप नॉर्मली 15000 यूनिट बनाते थे। एक नया कस्टमर नया ऑफर लेकर आया 5000 यूनिट के लिए, सिंपल सी बात है आप इजीली 5000 यूनिट बना तो सकते हो। लेकिन ये जो नया कस्टमर है ये अपना प्राइस लेकर आया है, ये अपना प्राइस माइंड में सेट करके लाया है कि मैं 11 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली आपसे ये 5000 यूनिट खरीदना चाहता हूं। कहानी देखो क्या है, ये जो नया कस्टमर है ये क्वांटिटी के साथ साथ अपना प्राइस भी डिसाइड करके आया है। ये आपको कहता है कि मैं 5000 यूनिट आपसे 11 रुपए पर यूनिट में परचेज करना चाहता हूं। अगर मैं नॉर्मल बात करूं कॉस्ट अकाउंटिंग की तो आप कहोगे सर टोटल कॉस्ट पर यूनिट मेरी 12 रुपए पर यूनिट आती है। एक यूनिट की मेरी जो कॉस्टिंग है 12 रुपए पर यूनिट है, जबकि कस्टमर मुझसे केवल और केवल 11 रुपए में खरीदना चाह रहा है, तो मैं नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं बेचूंगा? क्योंकि मुझे 1 रुपए पर यूनिट का नुकसान होगा। दैट इज नॉर्मल कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन हम कहते हैं जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक को यूज करते हैं। तो अब ये मार्जिनल कॉस्टिंग अलग किस तरीके से है, देखो हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। अब ये जो मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा इसमें कहानी ये बन रही है कि मैं अगर सीधा सीधा डिसीजन देखूं तो 12 रुपए पर यूनिट मेरी कॉस्ट पर यूनिट आती है, जबकि कस्टमर केवल 11 रुपए पर यूनिट पे करने को तैयार है। तो नॉर्मली मेरा डिसीजन है कि सर मैं इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता हूं। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि जब भी आपको डिसीजन लेने हो तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना, वो भी मेरे अकॉर्डिंगली मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है भी मेरे अकॉर्डिंगली आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना अगर आपको सही डिसीजन लेने हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कैसे बनाया जाता है? आप सिंपल कॉस्ट अकाउंटिंग में जो कॉलम्स लिया करते हैं वो ले सकते हो, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं यहां पे सेल्स अमाउंट, माइनस करते हैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट, और जब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो जो प्रॉफिट हमारे पास बचता है इसको यहां पे नाम दिया गया है कंट्रीब्यूशन। तो आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन भी एक तरीके का प्रॉफिट होता है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट माइनस की हुई होती है, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस नहीं करते। तो जब आप सेल में से केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो, जो प्रॉफिट हमारे पास बच जाता है दैट प्रॉफिट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। तो आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन इज ए प्रॉफिट व्हिच इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सेल्स वैल्यू, केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट। और इसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है आप माइनस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट, क्यों आपको निकालना तो प्रॉफिट है। तो ये रहा आपका प्रॉफिट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाने का तरीका है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो बच गया दैट इज नॉन एज कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करोगे तो प्रॉफिट आएगा, सीधी सी बात है। अब इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो यहां पे मुझे लग रहा था कि नहीं ये तो रिजेक्शन हो जाना चाहिए। 12 रुपए पर यूनिट मेरी कॉस्टिंग है और कस्टमर मुझे 11 रुपए पर यूनिट देने को तैयार है। एक बार मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कहानी क्या है। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि भाई मेरे अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाओ। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ये तो फॉर्मेट है जो आप बाद में कॉपी कर लेना। इस एग्जांपल को मैं यहां पे रख के देखूं तो एक सिचुएशन तो मेरी ये थी कि मैं प्रेजेंटली 20,000 यूनिट बनाकर सेल आउट कर रहा था।
अब एक नया ऑफर आ गया, 20 नहीं 15,000 यूनिट बनाकर सेल कर रहा था। अब नया ऑफर आया 5,000 यूनिट का, तो अगर मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लूं तो 15 तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, 5 और बनाना शुरू कर दूंगा, जो कि मैं बना भी सकता हूं, तो 20,000 यूनिट बनाना मैं शुरू कर दूंगा। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आती है 10 रुपए की। सबसे पहले सेल की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंटली आप सेल कितने में कर रहे थे, मैंने यहां पे फिगर ली नहीं, एक सेलिंग प्राइस और एज्यूम कर लेता हूं मैं से एग्जांपल यहां पे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट प्रेजेंटली आप रख रहे थे से एग्जांपल 13 रुपए पर यूनिट ले लेते हैं, ज्यादा मार्जिन नहीं रखा मैंने, 12 रुपए पर यूनिट मेरी कॉस्टिंग आ रही थी और नॉर्मली मैं मार्केट में 13 रुपए पर यूनिट में सेल कर रहा था। 15,000 यूनिट अगर आप सेल कर रहे थे एट द रेट ऑफ ₹13, तो 15,000 इंटू 13 दैट विल कम 1,65,000। बाकी एक बार चेक कर लेते हैं, 1,95,000 आएगा। 15,000 मल्टीप्लाई बाई 13 दैट विल कम 1,95,000। ये कहानी थी। अब जब नया ऑफर आ गया तो इसमें आप ये 15,000 यूनिट तो सेल करोगे ही करोगे, तो ये 1,95,000 तो आपको मिल रहा है, लेकिन ये कस्टमर आपसे 5,000 यूनिट 11 रुपए के अकॉर्डिंगली खरीदना चाह रहा है, तो 55,000 की आपकी एडिशनल सेल हो रही है। अकॉर्डिंगली आपकी टोटल सेल 2.5 लाख रुपए की हो रही है। माइनस हम करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, यहां पे आप 15,000 यूनिट बनाते 10 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली, तो 1,50,000 की कॉस्ट आती। यहां पे आपको 5,000 और एक्स्ट्रा यूनिट बनानी है, टोटल 20,000 यूनिट बनानी है, तो बनाने का खर्चा तो 10 रुपए पर यूनिट है, तो 10 रुपए आएगा। तो यहां पे आपकी 20,000 यूनिट की 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए की कॉस्ट आ गई। तो एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग आपका जो कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन है आपका यहां पे आ गया 45,000 और यहां पे ये आ गया 50,000। देखो आपका कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है। माइनस कर देता हूं फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट यहां पे 30,000 रुपए थी, तो क्या यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगी? ऑफ कोर्स आप पहली ही क्लास में फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर लेते हो कि फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ नहीं चलती, टोटलिटी में सेम रहती है। तो भले ही मैं 15,000 यूनिट बनाऊं, भले ही 20,000 बनाऊं, ये तो सेम ही रहनी है। 15,000 रुपए का प्रॉफिट यहां पे आता था मुझे, जो कि अगर मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं तो 20,000 का आता है। इसका मतलब आपका प्रॉफिट 5,000 रुपए से नेट बढ़ जाएगा। अगर मैं सीधा सीधा यहां पे बात करता तो आप कह रहे थे सर 12 रुपए मेरी टोटल कॉस्ट आती है एक यूनिट की, ये तो 11 रुपए ही पे करने को तैयार है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करोगे तो आपको अपना प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब और ध्यान से देखो, ये फिक्स्ड कॉस्ट मैंने रखने के बाद डिसीजन दिया यहां पे 15 और 20, क्या इसकी कोई रेलेवेंसी भी है? इसकी कोई रेलेवेंसी भी नहीं है अगर मैं डिसीजन मेकिंग की बात करूं तो, क्योंकि यहां 30,000 रखा, यहां पे भी 30,000 रखा और मैं कह रहा हूं मेरा प्रॉफिट 5,000 रुपए से बढ़ रहा है, वो तो मैं डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन भी तो दे सकता हूं कि 45,000 की बजाय मेरा कंट्रीब्यूशन 50,000 रुपए आ रहा है, तो 5,000 रुपए मेरा कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बढ़ रहा है। इस वजह से यह भी कहा जाता है कि कंट्रीब्यूशन इज ए प्रॉफिट मार्जिन विच इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो नॉर्मली कांस्टेंट रहा करती है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग के लिए आप कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट मार्जिन जो है उसको भी यूज करते हुए चल सकते हो। तो आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन इज ए प्रॉफिट मार्जिन which is used by the organization for decision making। तो जब भी आप डिसीजन मेकिंग की बात करते हो कि मुझे तो डिसीजन लेना है,
तो वहां हमेशा आपको कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट जरूर दिखाई देगा, दैट इज सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, कंट्रीब्यूशन तब तक ही यूज किया जाता है जब तक आप कहते हो व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। जब तक आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है, जो कि शॉर्ट टर्म पीरियड में तो कांस्टेंट रहती है लेकिन लॉन्ग टर्म पीरियड में वो भी चेंज हो जाती है। तो जब तक आप कहते हो फिक्स्ड कॉस्ट मेरी कांस्टेंट है, तब तक आप कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिसीजन देते हुए चल सकते हो। हालांकि मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट तक की कैलकुलेशन हमें बताता है इस फॉर्मेट के थ्रू। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, जब हम अपना एडिशनल आउटपुट करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन है केवल और केवल एक यूनिट एडिशनल बनाने पे, जबकि यहां पे मैंने एग्जांपल में 5000 एडिशनल यूनिट बनाई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते वक्त मुझे एक ही यूनिट एडिशनल बनानी है, मैं कितने भी यूनिट एडिशनल बना सकता हूं। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको यही कहना है कि जब हम एक यूनिट का प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो टोटल कॉस्ट में इंक्रीज होता है, दैट कॉस्ट इज नॉन एज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? इट इज ए टेक्निक इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच इज यूज्ड फॉर एक तो डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करने के लिए आप क्या करोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाओगे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अकॉर्डिंगली आप इजीली यहां से डिसीजन लेते हुए चल सकते हो। साथ में हम कहते हैं इट इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग को कॉस्ट कॉस्ट दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब यूनिट, प्रेजेंट प्रोडक्शन, प्रेजेंट सेल्स, एंड प्रॉफिट प्रॉफिट। जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग को कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट में रिलेशन इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज आल्सो नोन एज सीवीपी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट टेक्निक एनालिसिस भी बोलते हैं इसको। डिसीजन मेकिंग के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और सीवीपी एनालिसिस के लिए हम कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो भी अभी देखते हैं। तो सबसे पहले तो आई एक्सपेक्ट आपने मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग कॉपी कर लिया होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग का भी मीनिंग कॉपी कर लिया होगा। नहीं किया है, वीडियो को पीछे करके आप कॉपी कर लो। साथ में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मेट कॉपी कर लो, साथ में ये एग्जांपल और ये एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंगली आप कह सकते हो कि यहां पे डिसीजन क्या हो रहा है, आप सिलेक्शन करते हुए चल रहे हो। तो कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन वो प्रॉफिट है जो कि आप डिसीजन मेकिंग लिए यूज कर सकते हो तब तक जब तक कि फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कांस्टेंट चलेगी। पहले आप इसको कॉपी करो, उसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं।
एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन में ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, रमया लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक कंपनी है रमया लिमिटेड, उनका कुछ डेटा है। प्रोडक्शन करते हैं 10,000 यूनिट, सेल भी करते हैं 10,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस है इनका 12 रुपए पर यूनिट का, वेरिएबल कॉस्ट आती है 6 रुपए पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 पर एनम, पूरे साल में नॉर्मल कैपेसिटी इनकी 10,000 यूनिट बनाने की ही है, मतलब कैपेसिटी भी 10,000 यूनिट बनाने की है, बनाते भी 10,000 है, सेल भी 10,000 कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस 12 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए और फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 रुपए पूरे साल की। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है, प्रॉफिट और लॉस अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड कितना होगा वो आपको बताना है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड के अकॉर्डिंगली आपको केवल और केवल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। ऐसा कोई डिसीजन नहीं, केवल और केवल फॉर्मेट का एप्लीकेशन करवाना है मुझे आपको। आंसर नंबर 1 आप बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड, जिसमें हम सबसे पहले सेल्स लेते हैं। सेल आप कर रहे हो 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹12 पर यूनिट, तो 1,20,000 रुपए की आप सेल करोगे। इसके लिए आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी एट द रेट ऑफ ₹6, 6 रुपए के अकॉर्डिंगली आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 60,000। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका 60,000 और आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 रुपए है, तो अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट आ जाएगा 20,000 रुपए का। तो 10,000 यूनिट आप सेल करके एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग 20,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। इस सिंपल क्वेश्चन के आंसर को आप कॉपी कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, राज लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रोडक्शन आप कर रहे हो 10,000 यूनिट, लेकिन सेल केवल 5,000 यूनिट है। सेलिंग प्राइस है 12 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपए पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट है 40,000 रुपए पर एनम। लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क केवल इतना ही है कि उसमें आपका प्रोडक्शन और सेल दोनों ही 10,000 यूनिट था। इस बार आपका प्रोडक्शन 10,000 यूनिट, लेकिन सेल आप केवल और केवल 5,000 यूनिट ही कर रहे हो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वही है, आपको प्रॉफिट और लॉस अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड कैलकुलेट करना है। सेम तरीके से आंसर जाएगा आपका। आंसर नंबर 2 आप बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, लेकिन इस बार जो सेल है वो आपको 5,000 यूनिट की ही कंसीडर कर लो। 5,000 यूनिट 12 रुपए के अकॉर्डिंगली
60,000 रुपीज की आपकी सेल होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी 60,000 ही होगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो तो प्रोडक्शन आपने 10,000 यूनिट का किया है नो डाउट, लेकिन अगर आप सेल 5,000 यूनिट की ले रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी 5,000 की ही ले लो, ताकि मुझे कोई भी क्लोजिंग स्टॉक वगैरह का एप्लीकेशन ना करना पड़े। अब आपके माइंड में आएगा सर अगर क्लोजिंग स्टॉक वगैरह का एप्लीकेशन करना हो तो कैसे करें? इसके लिए देखो हम अलग से एक चैप्टर देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा आपका मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसमें मैं ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह मार्जिनल कॉस्टिंग में किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं वो मैं आपको वहां पे बताऊंगा। तो यहाँ पे तो हम सिंपल फॉर्मेट यूज करेंगे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो 5,000 यूनिट की सेल ली है तो कॉस्ट भी 5,000 यूनिट की ले लेते हैं 30,000, तो कंट्रीब्यूशन 30,000 आ गया आपका, और फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 ही रहेगी, क्योंकि भले ही आप 5,000 यूनिट बेचो, भले ही 10,000 बेचो, फिक्स्ड कॉस्ट तो मैं टोटलिटी में पूरे साल की कंसीडर करूंगा ही करूंगा। तो आपका यहां पे ऑटोमेटिकली लॉस आएगा, ये लॉस आ गया 10,000 रुपए का। तो सिंपल कहने का मतलब यही है पहले और दूसरे क्वेश्चन के थ्रू कि फिक्स्ड कॉस्ट हमारी पर एनम रहती है। ये अगर मैं एक साल के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं ये नहीं देखूंगा कि आपने 10,000 बना के 5,000 ही बेची तो मैं आधी फिक्स्ड कॉस्ट कंसीडर करूं, ऑफ कोर्स नहीं। आप 5,000 यूनिट बेच रहे हो, जो 5,000 यूनिट और बेचोगे अगले साल, तो क्या अगले साल 40,000 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट दोबारा नहीं आएगी? ऑफ कोर्स आएगी। तो अगले साल जब बेचो तो अगले साल सेल वैल्यू दिखाना, और अगले साल फिर से फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 आएगी, वो वहां पे शो करते हुए चलना। तो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इन टोटलिटी दैट इज बेस्ड ऑन पीरियड। अगर पर एनम 40,000 है तो ये तो पर एनम 40,000 ही रहने वाली है। इसको आप कॉपी कर सकते हो। इसके बाद देखो हम इस चैप्टर के मेन पार्ट पे मूव ऑन करते हैं, सीवीपी एनालिसिस। देखो सीवीपी एनालिसिस, मैंने कहा मार्जिनल कॉस्टिंग को सीवीपी एनालिसिस टेक्निक भी बोला जाता है, जब इस मेथड को कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट के बीच में रिलेशन इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। सीवीपी एनालिसिस, सी का मतलब है कॉस्ट, वी का मतलब है वॉल्यूम, वॉल्यूम कह दो, सेल्स कह दो, एक ही बात है, और पी का मतलब है प्रॉफिट। अब कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट में रिलेशन इंडिकेट करने के लिए हम अगेन एक मेथड की हेल्प लेते हैं, और वो मेथड है ब्रेक इवन
analysis. For indicating the relation between cost, volume and profit, break even analysis should be used. तो कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट में रिलेशन इंडिकेट करने के लिए हम एनालिसिस करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस. एंड ब्रेक इवन वर्ड जो है वो आपके लिए नया नहीं है. इकोनॉमिक्स वगैरह में आप सभी सुन के आते हो ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन एनालिसिस. देखो ब्रेक इवन वर्ड का मतलब क्या है. ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन. अगर आप कहते हो ना प्रॉफिट है ना लॉस है, इसका मतलब यह है कि आपकी जो टोटल सेल वैल्यू है उतनी ही आपकी कॉस्ट है. सिंपल सी बात है. मैंने अभी अभी आपको फॉर्मेट बताया, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. इसका मतलब टोटल कॉस्ट में दो ही कॉस्ट है, वन इज वेरिएबल कॉस्ट एंड सेकेंड वन इज फिक्स्ड कॉस्ट. अगर मैं आपको कहूं कि वेरिएबल कॉस्ट 50,000 रुपए, 20,000 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हो गई 70,000, इतनी ही मेरी सेल्स भी हो तो प्रॉफिट कितना आएगा? 0. इसका मतलब आप कहना चाहते हो सर टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट जब इक्वल हो जाती है उसी को ब्रेक इवन बोला जाता है. बिल्कुल उसी को ब्रेक इवन भी बोला जाता है. इसी वजह से ब्रेक इवन की डेफिनेशन क्या होती है? इट इंडिकेट्स द सेल्स एट विच total cost will be equal to total sale value. Accordingly, there will be no profit or loss to the organization. तो ब्रेक इवन की डेफिनेशन क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट इसको बोला जाता है. शॉर्ट में ये BEP के नाम से फेमस है. इट इंडिकेट्स the sales, it indicates the sales volume V. It indicates the sale volume at which total sales value will be equal to टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. कॉस्ट, कॉस्ट मतलब C, वॉल्यूम मतलब V. टोटल सेल्स वैल्यू विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट. Accordingly, there will be no profits or no loss. तो ना तो आपको प्रॉफिट्स होंगे ना आपको लॉसेस होंगे. तो P इज द प्रॉफिट. तो CVP, कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट में रिलेशन इंडिकेट करने के लिए हम ब्रेक इवन पॉइंट को यूज करते हैं. और ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन है इट इंडिकेट्स द सेल्स वॉल्यूम एट विच टोटल सेल वैल्यू विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट. जब टोटल सेल और टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाएगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली 0 निकल के आएगा. ना आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा. अब मैंने कहा सेल्स वॉल्यूम. सबसे पहले तो स्टूडेंट जो है वो एक गलती कर जाते हैं. वॉल्यूम का मतलब वो यूनिट से समझ जाते हैं, लेकिन वॉल्यूम का मतलब यूनिट से बिल्कुल नहीं है. ऐसा भी नहीं कहूंगा कि वॉल्यूम का मतलब यूनिट है ही नहीं.
सेल्स वॉल्यूम का मतलब है टोटल सेल्स, और ये सेल्स वॉल्यूम यूनिट में हो सकता है और ये अमाउंट में भी हो सकता है। तो सेल्स वॉल्यूम वर्ड से कभी ये कंफ्यूज मत होना कि वॉल्यूम तो यूनिट को इंडिकेट कर रहा है, नहीं, सेल्स वॉल्यूम जो है वो अमाउंट में भी हो सकती है और वो रुपीज में भी हो सकती है। कैसे? देखो, ब्रेक इवन पॉइंट मैंने कहा सेल्स वॉल्यूम है जिसपे टोटल कॉस्ट और टोटल सेल वैल्यू इक्वल हो जाती है। मैं इसको दो तरीके से बोल सकता हूं। मैं कह सकता हूं 50 लाख रुपए की जब मैं सेल करता हूं तो 50 लाख की ही कॉस्ट आती है, अकॉर्डिंगली ना तो मुझे प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो इसका मतलब मैंने 50 लाख रुपए की सेल्स बोली, तो इसका मतलब 50 लाख रुपए की जो सेल्स वॉल्यूम है वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। दूसरा मैं ये भी बोल सकता हूं, मान लो एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 10 रुपए रहा हो, 50 लाख रुपए की अगर सेल है, 10 रुपए का अगर सेलिंग प्राइस रहा हो, 5 लाख यूनिट बनाकर बेच रहे हो, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि 5 लाख यूनिट जब हम बनाकर बेचते हैं तो टोटल सेल वैल्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाती है, अकॉर्डिंगली ना तो मुझे प्रॉफिट होगा ना लॉसेज होगा। तो इस बार मैंने 5 लाख यूनिट बोला, तो आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो यूनिट में भी इंडिकेट कर सकते हो। इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट में बी कैलकुलेटेड इन यूनिट्स और इन अमाउंट। ब्रेक इवन पॉइंट may be calculated in units or in amount। तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी शो किया जा सकता है और ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में भी शो किया जा सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाए, एक एक करके देखेंगे। पहले हम बात करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स की, इसको आप कॉपी कर लेना। पहले हम बात करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स की। ब्रेक इवन पॉइंट शॉर्ट में बीईपी, और वो भी यूनिट्स में। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट का मतलब है ये सेल्स यूनिट को इंडिकेट करता है कि जब आप इतनी यूनिट बनाकर बेचोगे तो आपकी टोटल सेल वैल्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाएगी, अकॉर्डिंगली ना तो मुझे प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो बात यही है, इट इंडिकेट्स द सेल वॉल्यूम इन यूनिट एट विच टोटल सेल वैल्यू विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, अकॉर्डिंगली आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। कैलकुलेट कैसे करें? ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट जो कि टोटल होगी 1 लाख 2 लाख 5 लाख। यहां पे कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट मेंशन नहीं करनी है आपको, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका पर यूनिट होना चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट टोटलिटी में होनी चाहिए हमेशा, और कंट्रीब्यूशन हमेशा पर यूनिट होना चाहिए। कैसे सर, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई हुआ? देखो, अभी अभी आपने मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट देखा था, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगर मैं कहता हूं 50,000 रुपए मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, तो ये प्रॉफिट जीरो कब होगा? देखो, ये प्रॉफिट जीरो तब होगा जब आपका कंट्रीब्यूशन भी 50,000 हो। आपका कंट्रीब्यूशन भी कितना हो? 50,000। अब अगर मैं कहता हूं कि मान लो आप 10,000 यूनिट बनाते हो, 10,000 यूनिट बनाते हो, 10,000 यूनिट बेचते हो, 10,000 यूनिट बेचते हो, उससे एग्जांपल 20 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली सेल करते हो। कितने के अकॉर्डिंगली सेल करते हो? 20 रुपए के अकॉर्डिंगली सेल करते हो।
आप जब ये यूनिट बनाते हो तो आपकी कॉस्ट आती है से एग्जांपल एट द रेट ऑफ ₹15, 1.5 लाख रुपए, तो 50,000 आपका कंट्रीब्यूशन, तो प्रॉफिट भी आपका 0। अब ये फॉर्मूला कैसे बना? हम तो कहते हैं ये प्रॉफिट 0 करना है अपने को। जब मैंने 50,000 की फिक्स कॉस्ट रखी तो आपने कहा सर कंट्रीब्यूशन भी 50,000 ही होना चाहिए, तभी तो ये प्रॉफिट 0 आएगा। अब जब मैं बात करूं कि ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट है मेरा, कितने यूनिट? 10,000 यूनिट। ये है आपका 10,000 यूनिट। आप कहते हो सर 5 रुपए पर यूनिट कमा रहा हूं ना, और मेरी अगर 50,000 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट है, तो बात यह है कि 5 रुपए एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कमाता हूं, 5 रुपए एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कमाता हूं, तो मुझे 10,000 यूनिट बनानी पड़ेगी ताकि मैं 50,000 रुपए कंट्रीब्यूशन कमा सकूं। तो इसका मतलब 10,000 यूनिट जो है वो बनाओगे, तभी और तभी आपकी ये सिचुएशन आएगी कि आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अगर आप कहते हो सर 9,000 बनाऊं, तो अगर आप 9,000 बनाओगे तो लॉस में रह जाओगे, सर 11,000 बनाऊं तो प्रॉफिट में आ जाओगे। तो एक ऐसा लेवल जहां पे आपका कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट हो जाता है, दैट इज आल्सो नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। तो आप कह सकते हो ब्रेक इवन पॉइंट में टोटल सेल और टोटल कॉस्ट इक्वल होती है। साथ में आप ये भी कह सकते हो ब्रेक इवन पॉइंट लेवल पे टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आप लिख सकते हो एट ब्रेक इवन पॉइंट total contribution will be equal to total fixed cost। लेकिन कौन से लेवल पे? केवल और केवल ब्रेक इवन पॉइंट के लेवल पे टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम होने चाहिए, तभी तो आपका प्रॉफिट 0 बचेगा। फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे कैलकुलेट किया जाए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए देखो, अगर आप कहते हो कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है, तो अगर मैं सेल जो है 1 यूनिट की लिखूं, जिसको आप सेलिंग प्राइस बोलते हो पर यूनिट, और अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट भी 1 यूनिट की ही कंसीडर करूं, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन भी 1 यूनिट का ही आएगा। इसके अलावा सर इसकी कैलकुलेशन रिवर्स भी तो की जा सकती है। अगर मेरा कुछ प्रॉफिट पर यूनिट हो और मुझे अगर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट पता हो, तो मैं प्रॉफिट पर यूनिट में फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट करके भी तो कंट्रीब्यूशन पे पहुंच सकता हूं। बिल्कुल पहुंच सकते हो। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का दूसरा फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट प्लस प्रॉफिट पर यूनिट। सर और भी कोई तरीका हो सकता है क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने का? बिल्कुल हो सकता है। आप कहते हो सर मैं पर यूनिट खेल नहीं खेलता, मुझे तो टोटल सेल पता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन है। तो अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूं, तो भी तो मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता चल जाएगा। तो तीसरा फॉर्मूला आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए यूज कर सकते हो, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। बस कि और फॉर्मूले लिखवाएं। चलो एक फॉर्मूला और लिख लो इसका। अभी अभी मैंने स्टार्टिंग में जो डिसीजन मेकिंग का एग्जांपल लिखवाया था आपको, उसमें एक बार जाके देखो जरा। आप 15,000 यूनिट बना रहे थे, फिर आप 20,000 यूनिट बनाने की बात कर रहे थे। 15,000 यूनिट जब आपने बनाई थी तो आपका कुछ कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया था, और 20,000 यूनिट पे आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 5,000 रुपए बढ़ के आया था। देखो जाके चेक करो, जब आप 15,000 यूनिट बना रहे थे
आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा था 45,000 का, और यही जब आप 20,000 यूनिट बना रहे थे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा था 50,000 का। आपका ये 5,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, आपका ये 5,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। तो अगर मैं एक फॉर्मूला बनाऊं चेंज इन कंट्रीब्यूशन, कि आपका 5,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया था, डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, 5,000 यूनिट बढ़ने की वजह से, इसका मतलब एक यूनिट पे आपको 1 रुपए का शायद कंट्रीब्यूशन हो रहा था। चेक कर लो एक बार, चेंज इन कंट्रीब्यूशन, आपका पहले कंट्रीब्यूशन आ रहा था आई थिंक 45,000 और बाद में आ रहा था 50,000, 15,000 से 20,000 जाने पे, इसका मतलब 1 रुपए पर यूनिट जो है वो आपका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन आ रहा था किस यूनिट पे, जो आप एक्स्ट्रा 5,000 यूनिट बना रहे थे उस पे, क्योंकि 5,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने की वजह से 5,000 रुपए का आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा था। तो आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास कंट्रीब्यूशन का चेंज गिवन हो और चेंज इन यूनिट गिवन हो। अब अगर मैं चेंज इन कंट्रीब्यूशन की जगह चेंज इन प्रॉफिट लिख दूं तो क्या कुछ गलत हो गया? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है। फिक्स्ड कॉस्ट अगर आपकी यहां पे 30,000 थी तो वहां पे भी 30,000 थी। अकॉर्डिंगली आपका अगर कंट्रीब्यूशन 5,000 से बढ़ा है तो प्रॉफिट भी आपका 5,000 रुपए से ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो हम कहते हैं कांस्टेंट रहती है शॉर्ट टर्म पीरियड में। तो शॉर्ट टर्म पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास क्वेश्चन गिवन हो चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन कंट्रीब्यूशन इज द सेम थिंग, डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट करके आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहां से भी कैलकुलेट करते हुए चल सकते हो। ये ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स जो है इसका फॉर्मूला और इसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के ये 4 फॉर्मूले, इसको आप कॉपी कर दो। इसको चाहो तो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कॉपी कर सकते हो, बाकी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन हम ब्रेक इवन पॉइंट पे करने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग तो आपकी बन जानी है। इसको कॉपी करो जरा। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स पे क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 15 रुपीज, फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपके 54,000 के, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20 रुपए। एक बार इतना ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ब्रेक इवन पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है। हालांकि क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में निकालना है कि रुपीज में। फिलहाल मैं आपको केवल और केवल ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन करवा रहा हूं। तो अभी हम हर एक क्वेश्चन में यूनिट का ही एप्लीकेशन करेंगे। जब आप दोनों सीख जाओ तो फिर उस सिचुएशन में आपको जो अच्छा लगे या क्वेश्चन जो पूछे
वो आप अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल तो हम यूनिट के ही आंसर कर रहे हैं। आंसर नंबर थर्ड, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 54,000 की, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप अपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस है एज पर क्वेश्चन 20 रुपीज और वेरिएबल कॉस्ट है 15, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा आपका 5 रुपए। 5 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट से, तो 54,000 रुपए की जो फिक्स्ड कॉस्ट है उतना ही आपको अपना कंट्रीब्यूशन भी करना है, तो दैट विल कम 10,800 यूनिट्स। तो सिंपल सी बात यह है, आप एक यूनिट पे 5 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाओगे, 10,800 यूनिट बनाओगे तो 5 इंटू 10,800, 54,000 आपका टोटल कंट्रीब्यूशन होगा। इतनी ही आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी है, प्रॉफिट आपका जीरो आ जाएगा। इसी को तो ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। क्वेश्चन की एक सेकंड रिक्वायरमेंट भी है, वो भी देख लेते हैं। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इस बार आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करके देना है। इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 6,000 यूनिट। कहते हैं अभी तो आप जब 10,800 यूनिट बनाकर बेचोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे आओगे। क्वेश्चन अब चाहता है कि 6,000 यूनिट बेचकर ही मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊं, तो सेलिंग प्राइस कितना रखूं कि ऐसा हो जाए। आप फिर से यही फॉर्मूला यूज करो, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये रहा मेरा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के फॉर्मूले को ओपन करके रख दिया। ब्रेक इवन पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है 6,000 यूनिट आप ब्रेक इवन चाहते हो। फिक्स्ड कॉस्ट में क्वेश्चन ने कोई चेंज नहीं करा, इट विल बी 54,000। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन ने पूछा है, मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूं, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं है और क्वेश्चन में 15 गिवन है। इसको आप सॉल्व करके देख लो। 6,000 एक्स माइनस में 90,000 इज इक्वल टू 54,000, तो 6,000 एक्स इज इक्वल टू 54,000 प्लस 90,000, तो x विल बी इक्वल टू 1,44,000 डिवाइडेड बाई 6,000, 24 रुपए। इसका मतलब अगर आप एक यूनिट का सेलिंग प्राइस जो प्रेजेंटली 20 रुपए था, अगर उसको बढ़ा के 24 कर देते हो तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट 6,000 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप अपना सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ता जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो कम नंबर ऑफ यूनिट बनाकर आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर पाओगे। इसको आप कॉपी कर सकते हो।